आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आते होंगे कि इंडिया और चाइना की मिलिट्री पावर में ज्यादा स्ट्रांग कौन है। चाइना इंडिया से डरता है या नहीं? बॉर्डर विवाद एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमी में इंडिया चाइना से पीछे क्यों छूट गया? चाइना इंडियन ओशियन में घुसकर क्या कर रहा है? चाइना जो टेक्नोलॉजी बना रहा है, अगर हम इंडियन उसे यूज ही ना करें, इससे चाइना डरता है या नहीं? इस वीडियो में ना कोई प्रोपेगेंडा होगा, ना बकवास, सिर्फ फैक्ट, स्ट्रैटेजी और वो सच जो आपको कोई भी न्यूज चैनल नहीं दिखाते। मैं सोचता हूँ कि दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश, एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ चाइना। बीच में बर्फ से ढके पहाड़, जानलेवा ठंड और वहाँ सैनिक बिना गन के लाठी डंडों से लड़ते हैं। लेकिन एक सवाल यह है कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और दोनों की इकोनॉमी दुनिया को हिला सकती है, तो ये फिर आपस में लड़ती क्यों है? इंडिया चाइना बॉर्डर दुनिया का सबसे लंबा अनडिमार्केटेड बॉर्डर है। मतलब बॉर्डर का जो एग्जैक्ट लाइन है वो दोनों देश एक जैसा नहीं मानते। इंडिया अपनी मैप वाली लाइन को सही मानता है और चाइना अपनी मैप वाली लाइन को सही मानता है, और ये दोनों मैप आपस में मैच ही नहीं करते। यहाँ ऑक्सीजन कम होती है और टेम्परेचर तो -30 डिग्री चली जाती है, फिर भी यहाँ सालों से सैनिक तैनात हैं। और सबसे शॉकिंग बात, यहाँ गन्स अलाउ ही नहीं है, क्योंकि 1990 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। बॉर्डर के 2 किलोमीटर अंदर गन्स और बॉम्ब का यूज नहीं होगा, इसलिए यहाँ लाठी, लोहे के रड, कांटे वाले डंडे, ये सब का यूज होता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं 1940s के टाइम में, तिब्बत, जहाँ से ये सब शुरू हुआ। इंडिया और चाइना दोनों नए नए आजाद हुए थे और दोनों ने कहा था कि हम दोनों पड़ोसी शांति से रहेंगे। लेकिन बीच में एक जगह थी तिब्बत। तिब्बत में एक अलग कल्चर रहता था दलाई लामा के अंदर, इंडिया और चाइना के बीच बफर जोन में। अब ये दलाई लामा क्या है वो भी मैं समझाऊंगा, पर चाइना ने क्या सोचा, ये जगह इंपॉर्टेंट है और इसे कंट्रोल करना जरूरी है। चाइना ने तिब्बत में आर्मी भेजी। पहले कहा कि सब नॉर्मल रहेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे दलाई लामा का कल्चर दबने लगा। आइए अब दलाई लामा को अच्छे से समझते हैं। दलाई लामा एक आध्यात्मिक लीडर हैं जो चाइना के तिब्बत कंट्रोल के बाद 1959 में इंडिया आ गए और तब से धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। वहाँ वो बौद्धिज्म के टीचिंग, शांति और कल्चर लोगों को बताते रहते हैं। दलाई लामा का इंडिया आना 1959 में, बर्फ, पहाड़ और नदी क्रॉस कर इंडिया आ गए। इंडिया में उन्हें शरण दी गई, लेकिन उनके साथ साथ 80,000 तिब्बत के लोग भी आ गए। चाइना को ये बात बहुत बुरी लगी और यहीं से भरोसा टूट गया। 1962 में इंडिया और चाइना का डायरेक्ट वार हुआ, जिसमें इंडिया हार गया और चाइना ने विवादित एरिया पर कंट्रोल कर लिया। ये सिर्फ एक मिलिट्री डिफेक्ट नहीं थी, ये साइकोलॉजिकल शॉक था। उस दिन के बाद से बॉर्डर इशू परमानेंट हो गया और आज तक ये जख्म पूरी तरह से भरा नहीं है। चाइना ने क्या किया, 1959 में तिब्बत में सिर्फ 7 किलोमीटर रोड बनाया था और आज वहाँ 1,19,000 किलोमीटर रोड बन चुका है। हर दिन एवरेज रोज 5 किलोमीटर रोड बन रही है और वहाँ पास गाँव बसाए गए हैं। लोगों को पैसा देकर बॉर्डर पे बसाया गया ताकि बोला जा सके कि यहाँ हमारे लोग रहते हैं। लेकिन इंडिया भी टनल बना रहा है, रोड्स बना रहा है, एयर स्ट्रिप्स को डेवलप कर रहा है, पर सच तो ये है कि चाइना के पास ज्यादा पैसे और स्पीड है। इंडिया और चाइना का ट्रेड काफी ज्यादा है, लेकिन ये जो ट्रेड है ये बैलेंसेड नहीं है। चाइना इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल पार्ट्स, मेडिसिन और मशीनरी बहुत ज्यादा मात्रा में बेचता है, जबकि इंडिया चाइना की तुलना में कम एक्सपोर्ट करता है। इस वजह से ट्रेंड का लगभग 80% हिस्सा चाइना के फेवर में चला जाता है, जो इंडिया को चाइना पर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट बना देता है। जब पॉलिटिकल और बॉर्डर टेंशन बढ़ती है तब ये डिपेंडेंसी रिस्क बन जाती है। इंडिया ने टेंशन के दौरान कई चाइनीज एप्स पर बैंड लगाया, जबकि चाइना ने रेयर मिनरल्स की ही सप्लाई रोक दी। इसी तरह जब ट्रेंड को प्रेशर या फायदा के लिए यूज किया जाता है तो इसे वेपनाइज इंडिपेंडेंस कहा जाता है, जहां इकोनॉमिक रिलेशन खुद एक स्ट्रैटेजिक वेपन बन जाता है। इंडिया के स्ट्रैटेजिक शक्ति का सबसे बड़ा हिस्सा इंडियन ओशियन है, क्योंकि इंडिया का 95% इंटरनेशनल ट्रेड और 80% ऑयल सप्लाई इसी समुद्री रास्ते से आता है। पिछले कुछ सालों में चाइना ने इसी क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ानी शुरू की, जिसमें डिजिबॉटी में मिलिट्री बेस बनाना, पोस्ट में इन्वेस्ट करना और श्रीलंका, अफ्रीका और एशिया के कई देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शामिल है। इसी बढ़ती हुई चाइनीज एक्टिविटी से इंडिया को ऐसा लगा कि कहीं हमें स्ट्रेटेजिकली घेरा न जा रहा हो। इसका जवाब देते हुए इंडिया ने अंडमान निकोबार आइसलैंड पर मिलिट्री
मिलिट्री इंपॉर्टेंस बढ़ा दी है और यूनाइटेड स्टेट, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड जैसे स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग्स में एक्टिव रोल लेने लगा। साथ ही इंडिया ने फ्रांस और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ डिफेंस और मैरीटाइम कॉर्पोरेशन को भी मजबूत किया। इस कॉन्टेक्स्ट में समुद्र सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं रहा, बल्कि स्ट्रेटेजी और पावर प्रोजेक्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया का अप्रोच परंपरागत रूप से नॉन एलिगेंस रहा है और आज के समय में मल्टी एलिगेंस रहा है। इंडिया एक तरफ रसिया से डिफेंस वेपन लेता है और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट के साथ ट्रेड और स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन करता है और चाइना से कंपटीशन के बावजूद लिमिटेड इकोनॉमिक रिलेशन बनाए रखता है। इसी मल्टी डायरेक्शनल पॉलिसी के कारण इंडिया चाइना पर इकोनॉमी डिपेंडेंसी, रसिया पर डिफेंस डिपेंडेंसी और यूनाइटेड स्टेट पर ग्लोबल स्ट्रेटेजिक सपोर्ट के बीच फंसा हुआ है। इसलिए भारतीय विदेश नीति एक बैलेंसिंग एक्ट बन चुकी है, जहां एक गलत निर्णय देश के लिए काफी महंगा साबित हो सकता है। इंडिया वर्सेस चाइना सिर्फ बॉर्डर की कहानी नहीं है, ये कहानी है पावर की, आइडेंटिटी की, फ्यूचर की। ये लड़ाई कल खत्म नहीं होगी, पर हमें ये चीज समझना जरूरी है ताकि हम सिर्फ हेडलाइन नहीं पूरी पिक्चर देख सकें। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ बात होती है नॉलेज की सिंपल भाषा में।